पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के एक अहम मुकदमे की समाअत हुई और उसमें बैरिस्टर फरोग नसीम, जो कि अब एक वकील की हैसियत से पेश हो रहे हैं बतौर लॉ मिनिस्टर रिज़ाइन करने के बाद, उनसे सुप्रीम कोर्ट के 10 मेंबर बेंच ने 4 अहम सवालात किए हैं जिसका उन्होंने कल जवाब देना है। वो सवालात क्या हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, कुछ काबीना की अहम खबरें हैं। काबीना में चंद अहम फैसले भी हुए। उसमें यह भी फैसला हुआ और बातचीत हुई कि जनाब गंदम की कीमत बढ़ रही है, जो रोटी की कीमत बढ़ रही है, जो गंदम की कीमत बढ़ रही है, गंदम की रिपोर्ट भी आ गई थी, उस पर एक्शन अभी तक हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है उसकी। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद चीनी की कीमतें भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, अभी तक चीनी की कीमतें कम नहीं हुई और इस पर कार्रवाई क्या होगी, एक्शन इस हवाले से क्या होंगे और कब से एक्शंस होंगे। कुछ बाज़गत ये भी सुनाई दी कि जी 1985 से के बाद से एहतसाब का जो 1985 के बाद जिनके असासे बने उनके खिलाफ एक एहतसाब का कड़ा सिलसिला शुरू होगा, ये कैसे मुमकिन होगा। और साथ साथ बात करेंगे कि आज नैब ने जो कार्रवाई डाली है लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए, वो क्या वाकई नैब इस हवाले से बड़ा सीरियस थी या सिर्फ कार्रवाई डाली गई और ये कार्रवाई में हुआ क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे। कोरोना की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, पॉलिसी डिसीजंस इस हवाले से क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लाम न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। साथ ही हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक वज़ीर कानून पंजाब रह चुके हैं। साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA है। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, ये आज नैब ने क्या किया है लाहौर में? देखिए, नैब ने वही किया है जिसके लिए नैब को जो है वो बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। नैब जो है वो हुकूमत के कहने के ऊपर जो है वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाने और अपोजिशन को जो है वो हर तरह से जो है वो ज़ेर अताब लाने की जो है वो कोशिश कर रहा है और यही उन्होंने किया। और हमें ये इसका पहले से अंदाज़ा था कि जो अजलास शुरू होने जा रहा है 5 जून से, क्योंकि ये बजट इजलास होगा और शायद ये इजलास को है वो 50 दिन के करीब जारी रहे, क्योंकि इतने दिनों की शॉर्टेज है। मौजूदा हुकूमत ने कोशिश तो की थी कि इस अजलास से जान छूट जाए और कोई वर्चुअल किस्म का इजलास हो जाए, लेकिन वो बात इनकी बन नहीं सकी। अब उसके लिए ज़रूरी था, वरना इनको मालूम है गवर्नमेंट को कि उसमें जो है वो इनकी कोरोना रिलेटेड जो इनका फेलियर है वो डिस्कस होगा, जो इन्होंने लॉकडाउन फेलियर किया पूरे मुल्क में और तबाही लाए ये, उसका जो है वो एक्सपोज होगा। टिड्डी दल से जो है वो इस मुल्क का किसान जो है वो तबाही का शिकार हो गया है, वो होगा, वहाँ पे एक्सपोज होगा, डिस्कस होगा। त्यारा हादसा है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी समझा हुकूमत ने कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ही जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए और इससे बाकी अपोजिशन के ऊपर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो है हमें तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। और इसी तरह से ये हुकूमत जो है ये मैनेज कर रहे हैं। वो आज का इनका जो फैसला है जो इन्होंने किया है अब 1985 से लेके, तो उससे ये बिल्कुल समझ आ गई है सारी दुनिया को, या आ जानी चाहिए कि इन्होंने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना, ये इसी काम के लिए है और यही करते करते जो है ये वापस चले जाएंगे जहां भी इन्होंने जाना है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करना। राइट, मैं इस पे हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लूं, जो है वो किसी को कोई सहूलत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो ये इन्होंने इसके मुताबिक जो है ये आज का अमल जो है वो किया है, तो जिसमें मैं समझता हूं कि ये इंतहाई ज़्यादती है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है इस तरह से जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई जो आज की गई है उनकी तौहीन करने और उनको मलाइन करने की जो है वो कोशिश की है। ये सारा अमल जो है ये बड़ा काबिल मुज़म्मत। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आज नैब ने लाहौर में जो कार्रवाई डाली, या आप समझती हैं कार्रवाई थी या सीरियस अरेस्ट करने की कोई कोशिश थी या मैसेजिंग का कुछ करने की कोशिश की जा रही है? राना सनाउल्लाह साहब ने बजट का जिक्र किया कि वो डिबेट भी शुरू होनी है, नेशनल असेंबली का सेशन, लेकिन मैं तो समझ रहा था शायद पंजाब में सूरत हाल बजट पास करवाने के हवाले से कुछ राब्ते वगैरह हो रहे हैं। नाराज PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और नून लीग काफ़ी किरदार अदा कर रही है। आप कोई लिंकेज देख रही हैं या कि नहीं, प्योरली एज पर द नैब लॉ नैब कार्रवाई करने के लिए गई थी?
देखिए, बहुत अफसोसनाक इसको मैं कहूँगी कि ये जो अमल है इनका, और एक तरफ हमारी कोरोना वायरस की वबा चल रही है, दूसरी तरफ टिड्डी दल की वबा है, मईशत के ये हाल है, हुकूमत से हुक्मरानी हो नहीं पा रही है, अवाम को कोरोना के मुंह में उन्होंने फेंक दिया है, मरे जिए वो अब उनका मसला है। और इस तरफ सिर्फ एक चीज़ में ये एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, और वो अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी चुप करा दिया जाए, अपोजिशन बोले ना, आईना ना दिखाए हुकूमत को, हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी अवाम के आगे ना लेके जाए। लेकिन ये बहुत फायर बैक करेगा। ये देखें, इस किस्म के एहतसाब वो तो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो उसका टाइम और हो सकता है। ये टाइम तो आपको मुल्क को मुत्तहिद करना है। अभी आप और डिवीज़न करेंगे और लोगों को आप अमेरिका के अगर ये समझते हैं कि ये जो तूफ़ान इन्होंने बर्पा किया है, एक तो कोरोना वायरस का तूफ़ान जो है वो तो एक है, लेकिन एक तूफ़ान जो इनकी नाअहली का तूफ़ान है, वो जब ये वबा निकल के जाएगी फिर आप लोगों का एंगर देखेंगे कि एक छोटी सी चीज़, कोई भी इंसिडेंट अगर स्पार्क ऑफ करे और पूरा के पूरा मुल्क बाहर निकले, ये उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उस वक्त ये हुक्मरानों के गले पर जाएंगे, ये देखेंगे नहीं ऑपोजिशन के पास इस वक्त क्या है। आपका तो बहुत अफसोसनाक ये बात है। मुझे नहीं पता कि ये कोई टाइम, आज हमारा सिंध का एक बहुत अहम कैबिनेट मेंबर अपनी जिंदगी खो बैठा है, आज एक MNA अपनी जिंदगी खो बैठा है, 4 MPAs, एक MNA और 17-18 डॉक्टर्स और बेतहाशा अवाम जो है, कई रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड, और उसके ऊपर किसान अपने क्रॉप्स लूज कर रहे हैं। तो इतनी सिचुएशन, डायर सिचुएशन है। लीडर्स तो नथिया गली में नीरों की तरह बीन बजा रहे हैं, और इधर जो है बिल्कुल ठीक है। आपका मौक़िफ़ इस हवाले से आ गया। मैं जरा नदीम अफजल चंद साहब से भी जान लूं, हुकूमती मौक़िफ़ आपने अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, बजट आ रहा है, हुकूमती नाअहलियाँ, उस पर पर्दा डालने के लिए या कार्रवाई डाली गई और गिरफ्तारी की कोशिश ऐसे होती है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल गिरफ्तारी की कोशिश नहीं थी। ये कोई इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शायद इनके लिए हो, कोई इनको सियासी शहीद बनाने के चक्करों में इस तरह गिरफ्तारियाँ नहीं होती। राना साहब को पता है किस तरह गिरफ्तारियाँ होती हैं। ये 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, वो रातों को बंदे सोए होते हैं, फिर मिलते भी नहीं है, 4 दिन बाद पता चलता है फलां अदारा गिरफ्तार करके ले गए। और गरीब आदमी की गिरफ्तारी किस तरह होती है? एंटी करप्शन के किसी मुकदमे में किसी स्कूल टीचर की कहते हैं जी 105 रुपया बरामद हुआ, पटवारी से हथकड़ी लग जाती है। ये मैं नहीं। दूसरा रह गई बात नैब की। नैब का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर राना साहब के दौर में नैब इनके मतहत था तो पूछ लें कि नैब हुकूमत के मतहत होता है कि नहीं होता, फिर मैं भी उसके ऊपर जवाब दे देता हूँ। बाकी नैब जाने और ये जाने। रह गई बात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। इस मुल्क की तारीख उठाकर देख लें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कब हुई है और किसको फ़ायदा हुआ है। कौन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से यकीनन मुस्लिम लीग को ज़्यादा हमेशा फ़ायदा हुआ है। मैंने तो 1979 से थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है। 85, 88, 1993 का इलेक्शन, 97, हर दौर में। फिर शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब लड़ाई हो, जब मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब मियाँ साहब जुनेजो के साथ चीफ मिनिस्टर थे, तो फिर किस तरह लैंडिंग एक ही जहाज में किया और मियाँ साहब ज़िया उल हक के साथ आके निगरान हुकूमत में शामिल हुए। हर दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए यहाँ तक का सफ़र तय किया। अब उनका सफ़र जो था वो वोट को इज्जत पे एक यूटर्न हुआ, जो यूटर्न कहते हैं। वहाँ पे शायद राना साहब और मेरे जैसे वर्करों को गलतफहमी पैदा हो गई कि ये इस मुल्क में एक नई सियासत शुरू होने वाली है। बदकिस्मती से वो भी देख लें, वो नैब ने तो नहीं कहा कि आप अपने नज़रिए इस पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। जहाँ नज़रिया आपका पहले था नहीं, यहाँ अब अगर है तो आप उससे फिर गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप क्यों हुकूमत रोकेगी? हुकूमत तो चाहती है लीडर ऑफ द अपोजिशन असम्बली में आए। लीडर ऑफ द अपोजिशन कभी भी 1985 अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के बाद मियाँ साहब कभी भी असम्बली में नहीं आए। 1-2 दफ़ा आए हैं, बाकी लंदन में गुजारे हैं। इक़्तिदार के दिनों में यहाँ, अपोजिशन में तो यहाँ सड़कों पे चलना पड़ता है। 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, GB में और AJK में। मियाँ साहब वहाँ जाते, कोरोना का इनको डर था, बाहर से जो आए थे वहाँ तो इनको VIP प्रोटोकॉल मिलना था। इनकी अपनी पार्टियों की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। वहाँ क्यों नहीं गए?
कोई रोल ऐसा नहीं है। हुकूमत की नैलियों की बात करते हैं, वो भी एक एक करके चुन लें, आटा पे कंपैरिजन कर लें, चीनी पे कंपैरिजन कर लें। चलो उस पे आते हैं क्योंकि वफाकी काबीना और में ये हर डिस्कस हुआ। मामले में राना साहब ये तो इल्जामात जितना भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। नहीं, उस पे एक एक स्पेसिफिक आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वजीर आजम के तर्जुमान कह रहे हैं कि नैब के वो तर्जुमान नहीं, और जो आज नैब ने कोशिश की है वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हीरो बनाने की कोशिश की है। गिरफ्तारियां इस तरह से थोड़ी होती हैं। तो ये क्या चीजें चल रही हैं कि उनको हीरो बनाया जा रहा है? देखें, नदीम चंद साहब जो है वो भी तर्जमान है, लेकिन वो जो वज़ीर आज़म के तर्जमान है, जो नैब की इन्वेस्टिगेशन की ज़िमनियाँ जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हैं, वो उन्हें कौन देता है? वो जो हर केस की तफसीलात जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेज करते हैं, वो जो हैं वो जो आके नैब का पूरा मुकदमा जो है वो पहले से जो है वो तैयार करते हैं। पूरा एक एक महीना 2-2 महीने प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके बाद फजा हमवार करते हैं। फिर उसके बाद एक और साहब हैं, वो फिर ख़बर देते हैं कि जी फ़लाँ गिरफ्तारी होगी, फ़लाँ गिरफ्तारी होगी। ये इनको कोई इल्म नजूम है। इल्म नजूम आपने जिक्र किया, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि इल्म नजूम आपने जिक्र किया तो उन साहब आपको सुना भी देता हूं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने नाज़रीन ये बात एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार की कि नैब टार्जन बनने जा रहे हैं, और ईद से पहले ये बातें की, और ईद के बाद अब आज 2 जून है जो नैब ने कार्रवाई डाली। क्या ये वो? जी राना सनाउल्लाह साहब, आप यही जिक्र कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं यही जिक्र कर रहा था, और इसमें जो है वो हमें ये मालूम था कि इससे पहले भी जो है वो नैब जब भी टार्जन बना है, जब भी उसके टार्जन बनने की खबरें आई हैं, तो वो यकतरफा तौर पे ही बना है, और अपोजिशन के लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, या फिर अपोजिशन के लोगों को बैलेंस करने के लिए कोई बंदे जो है वो तलाश किए गए। जिस तरह से पंजाब में अलीम खान और सब्तैन खान को जो है वो तलाश किया गया था, उस वक्त भी पहले ये था कि मालूम जबा केस को जो है वो उसको बैलेंस किया जाए या BRT को बैलेंस किया जाए। चेयरमैन नैब ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी। ये भी उसने कहा था कि जी केस तैयार है, रेफरेंस तैयार है, लेकिन एक आदमी जिसकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, मैं डरता हूँ गिरफ्तार हो गया तो फिर उसके बाद क्या बनेगा। ये भी चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर मैं हुकूमत के आदमी को गिरफ्तार कर लूँगा तो ये 15-20 दिनों में हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। तो अब भी हमें ये मालूम था कि ये महज खबर है, इसके लिए कोई बंदा तलाश करेंगे। इन्होंने पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो चुना, उनके भी वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो है वो दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन वो जो है वो उनको पहले खबर हो गई तो वो हाई कोर्ट चले गए, और वहां से काम जो है ना वो फिर खराब हो गया। एक मिनट राना सनाउल्लाह साहब, आप कह रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करने का प्लान था? जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करने का प्लान था, ताकि उनको जो है पहले था कि पहले तो इन्होंने हौसला किया कि जहांगीर तरीन को ही गिरफ्तार कर लें, ताकि एक बड़ा बैलेंस कर दें, और फिर अपोजिशन सारी की सारी जो है ना उसको जो है वो हम जो है ना वो अरेस्ट कर लें। लेकिन वहाँ से फिर ये इनको थोड़ा जो है वो अंदाज़ा हुआ कि ये मामला जो है ना ये भारी पड़ जाएगा, फिर वहाँ से पीछे हटे, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ आए, फिर वहाँ से ही पीछे हट गए। अब गुलाम सरवर खान जैसा को आदमी इधर उधर से जो है वो देखेंगे, राना साहब आज नजूमी बन गए हो जो है वो बैलेंस करने के लिए है जी, आज नजूमी बने हो ये बढ़िया ना नजूमी नहीं, मैनू तो फिक्र है कि तुहानू ना बैलेंस करने वास्ते उधर आगे सीधियां कर लें। कोई नहीं, मैं हाजिर है कि ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए कोई बंदा तलाश करेंगे, बाकी जितनी भी टार्जनशिप है वो सारी जो है वो अपोजिशन से। अब आप देखें, यानी अरशद साहब आप देखें कि 2 जून को आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था कि आप तशरीफ़ लाएं, हमने आपसे कुछ सवाल करने हैं ताकि आप हमें सेटिस्फाई करें, हम तो बिल्कुल आप आएँ तावन करें हमारे साथ। और 28 मई के उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले हुए थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 28 मई के उनके गिरफ्तारी वारंट जो है वो इशू किए हुए हैं, और आज उनको बुला रहे थे कि जी आ जाएं, आके थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें, वो हमने सारे इंतजाम जो है ना कोरोना के वो कर लिए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात की कहीं से खबर हो गई होगी, वो चले गए अदालत में। अब देखें, अदालत में जो आदमी जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और उसकी पटिशन जो है वो फिक्स हो जाए फॉर हेयरिंग, तो आम प्रैक्टिस यही है। मैं भी जो है वो पिछले 30-35 साल से कुछ साल मैं खुद
प्रैक्टिस करता भी रहा हूँ, उसके बाद भी अब भी वास्ता रहता है जो है वो कानून के पेशे से उन लोगों से, तो उसको जो है वो कोई भी अदारा जो है वो अरेस्ट नहीं करता। वो बल्कि कहते हैं कि ठीक है जी, आदमी को हमें मुश्किल नहीं करनी पड़ी, वो आदमी अदालत आ जाएगा, वहाँ पे हम अपना जाके मौक़िफ़ देंगे और आदमी को जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब के इल्म में था कि 28 मई को उनके वारंट गिरफ्तारी पे दस्तखत अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी, आज उन्होंने जो वारंट दिखाया है वहाँ पे जाके उनकी रहायशगाह पे, वो 28 तारीख का इशू हुआ है। इनको इसमें ख़तरा ये है कि ये केस इनका बहुत कमज़ोर है, वो जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो शहजाद अकबर साहब करते रहें, तो इसमें इनको ये ख़तरा है कि वो अगर अदालत पहुँच गए तो ये उनके खिलाफ कुछ। और आपके ख्याल में आज रात नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती, कल अदालत में ही पेशी होगी शहबाज शरीफ साहब की, आज रात तो गिरफ्तार नहीं कर सकती नैब? देखें जी, अब मुझे तो नहीं मालूम कि नैब इस वक्त जो इतलाएं मिल रही हैं वो तो ये है कि पूरे शहर में जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के घरों पे जो है वो रेड कर रही है, खौफ व हरास जो है वो फैलाया हुआ है। लेकिन बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई ना रूपोश हैं ना वो इधर उधर हैं, वो अदालत में मौजूद है। उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर की है और उसकी जो है बिल्कुल, तो कल अदालत में ही पेश होंगे, खुद पेश होंगे अदालत में? जी बिल्कुल, अदालत में पेश होने के लिए ही उन्होंने दरखास्त बिल्कुल ठीक है। मेजर डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने कुछ सवालात उठाए थे। राइट, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आज भी वफाकी काबीना के एजेंडे पे इश्यूज थे, गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से, कुछ इंक्वायरीज का भी जिक्र हुआ, लेकिन क्या ये क्रेडिट आप इस हुकूमत को देंगी कि इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बिठाए, इंक्वायरीज हुई और उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक हुई और आज काबीना बैठ के उन पर मजीद आगे क्या एक्शन लेने वो करने जा रही है, जो कि माजी की हुकूमतों ने शायद इस तरह से नहीं किया इस मामले पे? देखिए, ये इतनी बुज़दिल हुकूमत है, ये टार्जन का जिक्र तो करते हैं लेकिन कोरोना के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, टिड्डी दल के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। काश जो झाड़ू फेरने की बात हो रही है, काश आप ये झाड़ू फेरें कोरोना को, काश ये झाड़ू फेरें आप टिड्डी दल को और मुल्क को आप आज़ाद करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये वबा ख़त्म हो तो फिर इस हुकूमत के साथ बिल्कुल हिसाब किताब होगा। जो इस वक्त ये सारे इश्यूज, इवन गंदम, चीनी, IPPs, हो सकता है बहुत अहम रिपोर्ट्स हैं और अगर ये अहम रिपोर्ट्स हैं तो इनको ट्रांसपेरेंटली डिस्कस भी करना चाहिए, पार्लियामेंट के हवाले करें। हम बताएंगे, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड कि किसको क्या सजा आनी चाहिए, पार्लियामेंट को भेज दें, वो बहस करें। IPPs के ऊपर भी इनके बगल में ये सारे लोग छुपे हुए हैं जिनको ये बचाने की कोशिश की जा रही है और ये जो तो आप ले आए ना पार्लियामेंट में, आप ले आए पूरा रिपोर्ट तो पब्लिक है, PID की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे है, बट इट शुड बी ब्रॉट एज एन एडजर्न। हम लेके आते हैं, हम एडजर्नमेंट मोशन मूव करेंगे कि इसको डिस्कस करें, क्योंकि जो TORs हैं, एक TOR शुगर रिपोर्ट का, इट इज अबाउट द प्रेजेंट, आज के हालात। चीनी क्यों महंगी हुई, चीनी के रेट्स अब तो खैर वो 85 से शुरू करने लगे हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। तो इम्प्लीकेशन जो है, और जो फोरेंसिक्स है, फोरेंसिक्स तो इनकी मिलों के ऊपर है। बिल्कुल, अब तो चंद साहब, अब तो 1985 से आप सिलसिला शुरू करने लगे, आज क्या फैसला हुआ? हिसाब दे, पूरा के पूरा हिसाब दे कि ये इलेक्शन इनकी किसने स्पॉन्सर की, कहां से चेक्स आए, फॉरेन अकाउंट्स कितने खुले, कहां से उन्होंने पैसे बटोरे, किस जलसे को किसने, चले वो तो इलेक्शन कमीशन में 2014 से केस चल रहे, 6 साल हो गए उसको। नहीं तो ये ATMs जो है, आफ्टर ऑल नैब ने क्यों नहीं छापा लगाया इनके ATMs को, क्यों अभी तक? अच्छा, आपका ये सवाल आ गया, मैं आपके जो स्पेसिफिक, मैं डॉक्टर साहिबा सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिफिक आना चाह रहा हूं। की बात करते हैं, आपने जिक्र, ये इनका हाई मॉरल ग्राउंड है कि इनके वजीर अभी तक वैसे के वैसे। राइट, आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा बात आगे लेके चलते हैं ना, आपने पॉइंट पेश कर दिया। 1985 से अब आप शुरू करने लगे, आज ये फैसला आपने किया? जी, आज बिल्कुल कहा गया है कि तमाम मिलों का एक तो फोरेंसिक ऑडिट होगा, शुगर मिल्स का, तमाम शुगर मिल्स पाकिस्तान में 80 जो बाकी 10 का भी रैंडम हुआ है, बाकी का भी होना चाहिए, फिर सबका होना चाहिए ना, ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई टारगेट हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये अपोजिशन के पास बेस्ट मौका है, रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, जिन्होंने अब अपोजिशन को एक रेजोल्यूशन लानी चाहिए, अगर इस मुल्क के साथ ये मुखलस हैं कि जिन्होंने कर्जे माफ करवाए 1985 के बाद,
जिन्होंने शुगर मिलें लगाई, जिन्होंने IPPs लगाए, जिसने भी रियासत के बलबोते पे रियासत को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल फैमिलीज ने बिजनेसेस किए, उनका एहतसाब होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिकल लोगों का कोई हरज नहीं। और ये मुल्क ब्यूरोक्रेट्स और ये गवर्नमेंट शुरू करे, बिजनेसमैन भी शामिल हो जाएंगे ना, जो पॉलिटिकल बिजनेसमैन है। देखिए वो बिजनेसमैन जिसका सियासत से कोई तल्लक नहीं, वो अपने बिजनेस, उसका केस तो फिर FBR जाने या एक और पैराए में देखना पड़ेगा। जिन्होंने सियासत और ब्यूरोक्रेसी के जरिए मिलें लगाई, सियासत और ब्यूरोक्रेसी, और कौन, साफी भी कहते हैं, साफी भी क्यों नहीं, साफी तो फिर बिजनेस टाइकून जो है, साफियों से ज्यादा मालिकान ज्यादा बिजनेस टाइकून है ना, साफी तो, और साफी हो गए, सियासतदान हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, और बस ब्यूरोक्रेसी में सब, अब जिनको आप शामिल करना चाहते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी में वो आ जाते हैं। कौन सी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं? सारे आ जाते हैं। आप मेरे मुंह से ना, मैं तो अभी पानी मैंने भी पिया। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी? मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल, राना साहब से आप पूछ ले, वो ये सवाल है, हमेशा हमने ये सवाल हमेशा हुकूमत वक्त से किया है। जब नून लीग थी उस वक्त उनसे सवाल था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उनसे, अब आप है तो मैं 1985 से कोई भी हो जिसने मिलें लगाई हैं, वो खा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से है, खास सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, खास जुडिशरी से है, खा अरसलान इफ्तिखार है, कोई भी है जिसने बिजनेस किए हैं, खा बिजनेस टाइकून है, खा जंगलात की ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, जो भी हुआ सब का एहतसाब होना चाहिए। नदीम अफजल की ये पहले दिन से राय आखिरी दम तक रहेगी, और आज ये प्रिवेल कर गई है काबीना में इंशाल्लाह। आधी प्रिवेल 70%। आप पहले शख्स नदीम अफजल चंद को डिमांड करना चाहिए। तो मैं तो असेंबली में हूँ नहीं, वरना मैं रेजोल्यूशन ले आता। आप मेरी तकरीर उठा के देख ले, मैं आपके साथ था, मैंने असेंबली में तकरीर शुगर माफिया के खिलाफ सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि आपके इर्द गिर्द शुगर माफिया जो है उसको अरेस्ट किया जाए, वो रिजाइन आपको करे। याद है IPPs में जो माफिया है वो अरेस्ट करें। अभी आप डिमांड करें ना। आपको मैं कहता हूँ ये असेंबली का काम है, प्रोएक्टिव हो असेंबली, रेजोल्यूशन पास करे और ले आए सबको, एक कमीशन बनवाए। और ये पंडोरा बॉक्स हमेशा के लिए एक दफा खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग परमानेंट फिर बंद हो जाए, एक दफा एहतसाब हो जाए। तो आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं काबीना में, जो इस वक्त आपके चक्रों में न रहे, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। तो कह रहे हैं सबका एहतसाब होगा डॉक्टर साहब, मैं तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा ना। एहतसाब घर से शुरू होना चाहिए, बस एहतसाब। शुगर मिले तो डॉक्टर साहब सांझी है ना, सबकी है, हर जमात में। शुगर मिलों में तो कौमी हुकूमत है, लगा हुआ है, उनसे शुरू होनी चाहिए। IPPs हो गए, डॉक्टर साहब शुगर मिलों में तो कौमी हुकूमत है। अच्छा, गंदुम की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदुम की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, देखिए गंदम के ऊपर भी आज गंदम की रिपोर्ट्स आ गई है, वो पब्लिक भी हो गई है, इससे पहले हो चुकी है पब्लिक, और मैं समझता हूँ उस पर भी, क्योंकि इस वक्त गंदम प्रोक्योरमेंट भी डबल टारगेट था, और अल्लाह के फजल करम से वो पहली दफा इतना टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन कीमतें तो बढ़ रही है। देखिए कीमतें प्राइवेट सेक्टर में गंदम क्योंकि कम है, इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं गंदम की, स्मगलिंग के प्रेशर भी है और प्राइवेट सेक्टर का प्रेशर भी है, इसलिए वो सट्टाबाजी हो रही है। लेकिन हुकूमत रिपोर्ट आने के बाद भी सट्टाबाजी हो रही है। देखिए छोटे लेवल पे ना ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो हर जगह पे होती है, हर दौर में होती है, और अब कंट्रोल की जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा गंदम खरीदी है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे आटे की कीमत पर, और अपनी फूड सिक्योरिटी। हालांकि 14 लाख टन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है, लेकिन इस दफा 28 लाख टन खरीदी गई है, और फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं मार्केट में। नहीं बढ़ेंगी, नहीं वक्ती तौर पे अभी तो गंदम चल रही है, खरीदारी चल रही है, नहीं बढ़ेगी। इस हवाले से कोई कमेटी भी बनाई गई है कि ये प्राइस, जो प्राइम मिनिस्टर की प्राइस कंट्रोल कमेटी, जो मेरा ख्याल है हफीज शेख साहब की सरबराही में है, जो अभी देखेगी गंदम चीनी की कीमत कम करेगी, क्योंकि चीनी की कीमत कम होना भी इस रिपोर्ट का मेन चीज है। और बिजली की कीमतें ही मजीद बढ़ाने का प्रपोजल आ गया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई 1-2 रुपए नहीं, कोई प्रपोजल मेरे सामने, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, और तेल की कीमतें कम हुई है, इनको तेल की कीमतें कम हुई। अब तेल की कीमतों का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए नहीं जा रहा जो चीजें, वो भी आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूबों से कहा गया है, देखिए अब इम्प्लीमेंटेशन सूबों ने करनी है, वफाक ने नहीं करनी। वफाक ने तो एक पॉलिसी देनी है, इम्प्लीमेंटेशन सूबों का काम है, और सूबों को कहा गया है कि विद इन वीक पेट्रोल डीजल की वजह से पावर डिवीजन को 200 अरब रुपए जो सुकूक बॉन्ड से रेस किए हैं वो दे रहे हैं कि IPPs को ये 200 अरब मजीद दे दें। देखिए इस वक्त ये भी आया था आज, हाँ शायद, तो 200 अरब मजीद दे रहे हैं।
अब मुझे इस एग्जैक्ट नहीं पता दिए या नहीं दिए, लेकिन कोई 200 अरब का मैंने फिगर सुना है। आपको याद नहीं रहा वजीर आला की तरह? मैं उस वक्त शायद यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कि वजीर आला की जो याददाश्त चली गई थी वो क्या वजह हुई थी, अभी चंद साहब भी भूल गए इस मामले पे। अच्छा, उस तरह नहीं गई। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद इस मौजू पे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम नौयत का केस, उस हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जिक्र हो रहा था, तो नदीम अफजल चंद साहब, जो ECC के फैसले हैं वो जब तक वफाकी काबीना उसे कंफर्म नहीं करती उसकी बेसिस पे सब्सिडी दी जा सकती है, और अगर नहीं दी जा सकती तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कैसे दी? देखिए, ECC का फैसला ये तो नहीं है कि आप दें लाजमी सिंध को या पंजाब को। ECC ने बाउंड तो नहीं किया, आप रिपोर्ट में पढ़ लें। ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की सवाबदीद है, और उन्होंने हालात देख के देनी है। ECC के फैसले पे फैसले कर लेती हैं सूबाई हुकूमतें जब तक वफाकी काबीना रेटिफाई ना करे? मेरा ख्याल में सूबाई हुकूमतें बाउंड नहीं है ECC के फैसलों की। हाँ, जहाँ पॉलिसी हो, जहाँ अप्रूवल हो, CCI में अगर कोई इतराज हो CCI में आ जाए, या पॉलिसी ECC में कहीं ये डायरेक्शन वफाक ने नहीं दी कि आप जरूर दें। उन्होंने कहा आप देना चाहे तो आप दें। आप वफाकी काबीना अप्रूव करती है ECC के फैसले, बात डेफर कर देती है, रेटिफिकेशन होती है, डेफर भी करती है। रेटिफिकेशन से पहले ये ECC की बुनियाद पे फैसला कैसे हो सकता है? अब ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 तो बड़े वाज़ेह। अब ये तो क्लियर, अब रिपोर्ट आगे आज कैबिनेट ने कह दिया है, कंसर्न इदारों के पास जा रही है, कोई FIA के पास, नैब के पास। अब इस पे डिटेल इन चीजों पे होगी। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस रिपोर्ट के सफा नंबर 74 पे पैराग्राफ 247 में लिखा हुआ है कि वर्बल इंफॉर्मेशन पे वजीर आला पंजाब ने सब्सिडी का फैसला कर लिया, और वफाकी काबीना का जब हम टाइम देखते हैं तो कल हमें अली जैदी साहब थे, उन्होंने बताया 6 दिसंबर को जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था वो 11:30 शुरू हुआ था। और इसी रिपोर्ट का जब हम सफा नंबर 329 देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे चीफ मिनिस्टर पंजाब में काबीना ने अप्रूव कर दी थी सब्सिडी। तो ये कैसे मुमकिन होता है? वर्बल इंफॉर्मेशन पे फैसले होते हैं, जबानी आपको इत्ला आ जाए तो? देखिए अरशद शरीफ साहब, जब ये आम आदमी की जेब के ऊपर ये कोई तकरीबन 150 से 200 अरब का डाका डाला गया, और ये डाका डाला ATMs ने, और ये डलवाया गया बाकायदा, यानी शरीके जुर्म है ये गवर्नमेंट के जो फैसला करने वाले जो है वो लोग हैं। अब ये इसकी थोड़ी सी हल्की सी इसकी जो इंडिकेशन हुई ना वो FIA की रिपोर्ट में, अब उसको कवर करने के लिए जो है वो इन्होंने अब ये फोरेंसिक कमीशन का जो है वो डोल डाला, और इसमें जो है वो यानी उस मामले को, उस इंक्वायरी को शैतान की आंत इन्होंने बना दी है। अब उसका कोई सिरा किसी के हाथ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। अब उसके बाद अब चले हैं ये 10 मिलों से अब ये 73 और मिलें शामिल करने लगे हैं। उसके बाद ये शुगर माफिया जब को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे माफिया, ये सीमेंट माफिया जो है वो इससे भी अनरेगुलेटेड है ज़्यादा, उसको फिर कौन पकड़ेगा? ये जो IPPs का माफिया है उसकी तरफ जो है वो कौन जाएगा? और फिर सबसे बड़ा माफिया जिसकी आप अगर इंक्वायरी करवाएं तो अरशद शरीफ साहब आपको पता चले, ये जो है ना ये फंड्स इकट्ठा करने वाले, लोगों से पैसा लूटने वाले, और ये फिर कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है, कोई सड़क पे बैठा के खाने खिलाने शुरू कर देता है। अब इसको ज़रा आप देखें तो ये आपको पता चलेगा ये जो NGOs माफिया है उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, जिन्होंने सही काम किया वो लोग भी हैं, सारे किसी मामले में भी ख़राब नहीं होते। उसकी भी फिर उस माफिया की इंक्वायरी जो है वो कौन करेगा? तो ये इन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है, इसी में मेरा ख्याल है कि इनका जो है ना वो काम तमाम हो जाएगा। बाकी जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। 1 महीना पहले ECC की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 10 लाख टन चीनी की बरामद करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद फिर कुछ लोग असरअंदाज हुए, पहले भी कुछ लोग असरअंदाज हुए, ATMs असरअंदाज हुई। वो फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ऐसे नहीं फैसला हो गया जिस तरह से असद उमर साहब बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया, आपने इसमें जो है वो सब्सिडी जो है वो आपने रोक दी है। 1 महीने बाद दोबारा इजलास हुआ,
1 लाख की और जो है वो इजाज़त दी गई। साथ ही सब्सिडी जो पहले कहा था कि दे नहीं सकते, उसको रिलैक्स किया गया और कहा गया 4 दिसंबर को कि सूबे अगर चाहें तो दे सकते हैं। 4 दिसंबर को ये बात हुई, अभी मीटिंग के मिनट्स तैयार नहीं हुए। 6 को पंजाब से जो है वो फैसला हुआ और वो सब्सिडी जो है वो दी गई। राइट, आपने ये वाला पॉइंट उठाया जो है कॉमर्स मिनिस्टर जो है, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो इस जो सलमान शहबाज ने सब्सिडी ली थी, रज़ाक दाऊद का अगर नाम अब्बासी है जो कि कॉमर्स के बशीर है, मिनिस्टर का नाम किधर है? वो भी अगले सफे पे जब आप देखते हैं तो वो भी आपको लिखा हुआ है कि अप्रूवल वॉज सॉट, और वो लिखा हुआ है उसी सफे पे। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, कल वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी साहब हमारे प्रोग्राम में, और अली जैदी साहब से जब हमने ये सवाल किया कि वफाकी काबीना की मीटिंग कब हुई थी और पंजाब की कब हुई थी, जब पंजाब का डॉक्यूमेंट अगर अदील साहब मुझे सफा नंबर 329 दिखा दें ताकि नाजरीन को ये समझ आ जाए कि जी 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंजाब काबीना की मीटिंग होती है, और वफाकी काबीना की मीटिंग जिसने के रेटिफाई करने ईसीसी के फैसले वो होती है 11:30 बजे, और इसकी कंफर्मेशन जो गवाही है वो अली जैदी साहब के अल्फाज में देते हैं। आइए देखते हैं। 6 दिसंबर 2018 को आपको याद पड़ता है कि सुबह 10 बजे इजलास हुआ था या नॉर्मली 12, 1, 2, 3 बजे जो नॉर्मल टाइम है उसी टाइम पे इजलास हुआ था? कैबिनेट में मैं था, 11:30 बजे हुई थी, सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेके गया था, तो मैं 11:30 की कैबिनेट में था। बिल्कुल ठीक है, और सफा 329 पे लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू रिव्यू इश्यू ऑफ फार्मर्स एंड शुगर, मीटिंग ऑफ द issues of sugar sector, Chief Minister Punjab on 6 December at 10 AM in the committee room of Chief Minister Office, जिन्होंने ये 10 बजे अप्रूव की और आपने कहा 11:30 बजे मीटिंग वफाकी काबीना की शुरू हुई। तो ये ज़बानी इंफॉर्मेशन किसने दी उनको, वज़ीर आला पंजाब को? जी नाज़रीन, आपने सुना, और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ये ज़बानी इंफॉर्मेशन पे फैसले हो जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में पूरी ढूंढता रहा कि ज़बानी इंफॉर्मेशन देने वाला कौन था वज़ीर आला पंजाब को, वो कहीं जिक्र नहीं आया। आपके ख्याल में ये प्रोब होना चाहिए फर्दर, क्योंकि अभी मजीद इस पे इंक्वायरीज होनी है, तो वज़ीर आला पंजाब से पूछा जाए कि जनाब ये ज़बानी इंफॉर्मेशन आपको किसने दी और 1.5 घंटे से पहले आपने ये चीज़ें अप्रूव कैसे की? देखिए, इस सवाल का जवाब तो जो हकीकी वज़ीर आला पंजाब है वो ही देगा, क्योंकि शायद बोझदार इसलिए पसंद है इन पावर कॉरिडोर्स में, और खान साहब का ब्लू आइड बॉय इसलिए है क्योंकि वो मोहरा है। तो असल जो वज़ीर आला है या वज़ीर आला इन प्लूरल है, तो ये सवाल का जवाब उनसे आप पूछें जो इसके पीछे हैं। और अरशद भाई, एक और भी आप ज़रूर प्रोग्राम करें, क्योंकि आप डिटेल में जाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि इस 1.5 साल में 2018 जनवरी से लेकर आज तक इस हुकूमत ने कितनी एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं और इन एमनेस्टी स्कीम्स में किस किस को फेवर मिला है। और जो लास्ट इन्होंने एमनेस्टी दी है, ये जो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें 10% अगर किसी के 10% या उससे कम काला धन है तो इससे ये पूछेंगे नहीं। अब ये किसके पैसे हैं, कौन रख रहा है इन ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे, कि हु इज़ इन देयर माइंड जिसको ये फ़ायदा दे रहा है, कौन सी लॉबीज़ को। उससे पहले इन्होंने एमनेस्टी दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो कौन सी लॉबी है, वो उनके कौन से ATMs हैं। उससे पहले उन्होंने एमनेस्टी दी रियल एस्टेट को, ये कौन से इनके ATMs हैं, ये कौन से इनके वुज़रा हैं, ये कौन से इनके इर्द गिर्द हैं। उससे पहले इन्होंने इनकम्स पर एमनेस्टी दी, उससे पहले इन्होंने फॉरेन एसेट्स पर एमनेस्टी दी, और ऑफ कोर्स नैब के हवाले से उन्होंने अपने लिए एक राह फरार जो है वो ऑलरेडी इख्तियार वो कर चुके हैं। तो जो हुकूमत 1.5 साल में 7 एमनेस्टी स्कीम्स दे, क्या वो करप्शन के लिए कुछ सीरियस काम करेगी? उन्होंने तो करप्शन के लिए एक बाकायदा एक लीगल निज़ाम दिया है, और जितना भी काला धन इनके इर्द गिर्द बन रहा है अभी तक, और जो पहले बना है, जो इनके अकाउंट्स में, फॉरेन अकाउंट्स में इनके पैसे डिपॉजिट जिसने किए हैं, और जो इस वक्त भी इनके ATMs हैं, उनके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये सवाल आपको शहजाद अकबर से पूछना है। शहजाद अकबर जो अकाउंटेबिलिटी का एडवाइज़र है, स्पेशल असिस्टेंट है, और बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जब अकाउंटेबिलिटी के लिए ये कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार ये है, तो शहजाद अकबर के पास अकाउंटेबिलिटी का खाता अगर है
तो फिर क्या ये नैब न्याजी कटजोड़ का ये ताज़ा ये जिंदा मिसाल नहीं? राइट, आपके ये वाले पॉइंट्स आ गए। मैं जरा थोड़ा सा इस पे फोकस मजीद करता हूँ। आपने जो पॉइंट आउट किया, यकीनन उस पर भी काफ़ी सारे सवालात हैं। 2018 से 2 साल में कितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई, ये वाले मामलात अब आपके सामने आ गए। सिर्फ ये फेवरेट हैं और जो कहा जाता है वो कर देते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि ज़बानी इंफॉर्मेशन किसने दी है। अर्शद भाई, पहले तो आपको इस हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, इससे पहले तो शुगर मिलों के परमिट ही दिए गए, इससे पहले तो शुगर मिलें छीनी गई, इससे पहले पूरे मुल्क में शुगर मिलें काटन एरियाज में लगाई गई, इससे पहले देख लें पॉलिटिकल रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल हुई, हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में शुगर मिलों का पैसा इस्तेमाल हुआ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। उन दौरान आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, क्यों नहीं कुछ किया? मैंने तो बहुत कुछ किया। मैंने तो उस वक्त भी ओमनी ग्रुप के खिलाफ प्रोग्राम किया था, रऊफ क्लासरा के प्रोग्राम में, आप चेक कर लें। मैं उस वक्त आज जेल में ना, मैं तो उस वक्त भी सिंध के काश्तकारों का मुकदमा लड़ता था। आप मुझे बोलने तो देना, मैं आपके बारे में तो नहीं अभी बोला। अच्छा, बात कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ और अनइंटरप्टेड, क्योंकि बात फिर समझ नहीं आएगी। जी, मैं अब देखना यह है कि ये एक नया डॉक्यूमेंट आया है। अब इस डॉक्यूमेंट पे ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है, फैक्ट फाइंड। इस रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां रह गई होंगी। इस रिपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को फैलाया जा सकता है। अब अपोजिशन जो डिमांड करेगी, इस अपोजिशन कहे कि नहीं जी, अब देखें ना, आज कैबिनेट ने कहा कि शुगर की कीमतें कम फौरन होनी चाहिए, बाकी मिलों का फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए जिनका नहीं हुआ। ये जायज़ बात है, अदल का तकाजा है। मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के ऊपर तो अब शुरू हो गया ना काम। इंशाल्लाह ये मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ये मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा तो ये बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। और इसके कोई, मैं समझता हूँ ये एक नेशनल सर्विस के तौर पे काम हुआ है और ये क्रेडिट आप इस हुकूमत को दें। अब कोई कहे कि चीफ मिनिस्टर ने ये किया फलान, भाई अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, जो भी रिपोर्ट है ये किसी ने छुपाई तो नहीं। यहाँ तो लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें छुपा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या छुपा गए, रेलवे के इंजन छुपा गए, यहाँ बड़े बड़े चीजें प्राइवेटाइज हो गई, पता ही नहीं किसी को चला। जेली चेकों पे भी प्राइवेटाइजेशन होती रही। इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। अभी तो एक चीज आई है ना, एक ठीक कर राना साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हर कार्टल, सीमेंट माफिया हो, IPPs हो, जो भी हो, सबका एहतसाब और सबके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, सबके ऊपर बनना तो चाहिए। राना साहब, क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, आप सवाल करना चाह रहे थे? जी, इसमें एक तो जो मैंने कहा ना कि NGOs का भी होना चाहिए, ये जो फंड्स वगैरह की जो कलेक्शन होती है, इत्तेफाक हॉस्पिटल आता है, ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आता है। जी, इसमें और भी हॉस्पिटल आते हैं, और भी आते हैं, बेशक लें। चलें जो चलें आ जाएंगे नाम। जब आप इस राह पे चल पड़े हैं तो फिर ठीक है, सभी के नाम आ जाएंगे। मैं अरशद शरीफ साहब, मैं आपकी मौजूदगी में कम से कम ये समझता हूँ कि ये जो क्रेडिट ये ले रहे हैं कि जी देखें जी हमने ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी, देखें कितना बड़ा हमने कारनामा कर दिया, ये रिपोर्ट हमने कमीशन की जो है वो पब्लिक कर दी, ये इनका कारनामा नहीं है। पाकिस्तान में पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 था, उसके तहत गवर्नमेंट की ये सवाबदी थी कि वो कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट जो उसको पब्लिक करे या ना करे। इस जो लॉ है इसमें अमेंडमेंट हुई, ये अमेंडमेंट हुई है मार्च 2017 में। अब पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 की दफ़ा है 15, उसके तहत गवर्नमेंट बाउंड है कि वो कमीशन की इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। अब ये वाला कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आ गया तो क्या इस पे कमीशन रिपोर्ट भी सामने आएगी? हामिद मीर के हवाले से भी एक कमीशन बना था, उसमें मैंने पिटीशन भी की थी, लेकिन हुकूमत ने कहा नेशनल इंटरेस्ट में वो रिपोर्ट नहीं आ सकती। क्या वो रिपोर्ट भी आएगी और दीगर रिपोर्ट्स? यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से केस की समाअत हुई और बैरिस्टर फरूख नसीम साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम सवालात का कल जवाब देने का कहा है। जो 4 अहम सवालात हैं जो अदालत ने सामने रखे, उनमें से पहला सवाल यह है कि इल्ज़ाम है कि मवाद को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया। आपने मवाद गैर कानूनी तरीके से हासिल करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई?
शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई? जस्टिस मकबूल बाकर ने भी सवाल किया कि असासाजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की हैं। बैरिस्टर फरोज नसीम ने टाइम मांगा और कल इस केस की समाअत दोबारा होगी। इन अहम सवालात के जवाबात कल बैरिस्टर फरोज नसीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को देने। नदीम अब्दुल चंद साहब, अहम केस है और हुकूमत के पास जवाबात हैं इसके? देखिए जी, अब ट्रायल में ज्यादा इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जवाबात है, इंशाल्लाह अदल होगा। अदल होगा। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अहम सवालात, आपको इन सवालात से लग रहा है कि हुकूमत के पास जवाबात हैं इनके? पहले तो चंद साहब कह रहे हैं अदल है, अब चंद साहब जज भी बन गए, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अदल होगा। देखिए ये अदल होगा, मैंने मेरी ख्वाहिश है अदल हो। आप तो नहीं करेंगे ना, अदल तो जुडिशरी को करना है, जुडिशरी को करना है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करना है। लेकिन वो कैसे अदल करेंगे? ये एक केस, ये जो सदारती महल है इस वक्त, ये कंस्पिरेसीज का मरकज है। राइट। मैं बस टाइम का मैं राना सनाउल्लाह साहब, अहम सवालात हैं और हुकूमत के पास इसका जवाब होगा। अरशद शरीफ साहब, हुकूमत का एडमिशन है कि कंप्लेंट जो है उसे वेरिफिकेशन और असासाजात की पता जोई के लिए एसेट रिकवरी यूनिट को भेजा गया। इसका क्या जवाब देंगे ये? राइट। राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर शाह साहिबा, नदीम अब्दुल चंद साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।